सामाजिक बेड़ियां। नमस्कार। G20 पर आधारित इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीप मिश्रा। बीते हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी G20 की अलग अलग कार्य समूह की बैठकें संपन्न हुई। एक तरफ जहां पटना में L20 यानी लेबर 20 की बैठक हुई, तो वहीं बेंगलुरु में 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम यानी Y20 संपन्न हुआ। लेबर 20 बैठक की बात की जाए तो इसका शुभारंभ बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। G20 समूह देशों में सभी को सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड, साथ ही साथ महिला और रोजगार विषय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। महिलाओं के कामकाज को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने अपने स्तर से और L20 के स्तर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से व्यापक रूप से चर्चा की गई। L20 के अध्यक्ष और भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पंड्या ने कहा कि इस सम्मेलन में सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिला और रोजगार विषय पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में भारत समेत 28 देशों के कुल 173 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि G20 में शामिल देशों के अलावा भारत ने इस साल अपनी अध्यक्षता में G20 के लिए बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात को आमंत्रित किया। साथ ही इस बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एशियाई विकास बैंक को भी आमंत्रित किया गया था। तो आज के इस अंक में हम L20 यानी लेबर 20 से संबंधित विषय पर विस्तार से करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं ई जयंत कृष्ण जी, जो कि पूर्व CEO हैं NSDC स्किल इंडिया के। जयंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप हमें सुन पा रहे हैं सर? शुक्रिया जी, मैं सुन पा रहा हूं। हाँ, इसमें सर जो पटना में जो लेबर 20 की जो मीटिंग हुई, उसमें ब्रॉडली 5 अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। एक एक करके मैं बताना चाहूंगा। पहला था जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, दूसरा था महिला और कार्य का भविष्य, तीसरा था श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, सामाजिक सुरक्षा जो फंड्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का अधिकार, चौथा था कार्य की बदलती दुनिया, G20 देशों में रोजगार के नए अवसर और चुनौतियां, और पांचवा था कौशल विकास, हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। मैं एक एक करके इस पे आऊंगा। सबसे पहले जो बहुत ही हॉट टॉपिक रहा कि कैसे जितने भी G20 या फिर पूरे ग्लोब में जितने भी देश हैं, उन तमाम देशों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं, चाहे वो संगठित हो या फिर असंगठित, खासकर असंगठित, उनमें एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी को हम दे पाएं उन्हें, ताकि उनका जो कार्य है, उनका जो वर्क है, उसमें वो और भी बेहतर कर सकें। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, पहले तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये G20 का जो ग्रुप है 20 कंट्रीज का, वो करीब पूरी दुनिया की 2/3 जनसंख्या को एड्रेस करता है। इन सब मुल्कों का जो पॉपुलेशन है उसको अगर ऐड करें तो 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन बनता है, और 80% जो पूरे दुनिया की इकोनॉमिक आउटपुट है उसको अकाउंट फॉर करता है। तो कोई भी चीज अगर लेबर के L20 के कॉन्टेक्स्ट में या जो भी डिस्कशन आज हुआ बिहार पटना में, उसका जो मुद्दा आपने सबसे पहले उठाया कि कैसे सोशल सिक्योरिटी दी जाए हमारी गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। देखिए, इस समय आप देखिए, चाहे वो ओला, उबर या फूड डिलीवरी चेन्स हो, होम डिलीवरी सर्विस हो फूड की, या किस जबरदस्त कितना इजाफा हुआ है उसमें काम करने वाले वर्कर्स का। The highest growth rate in the employment creation in the country and the rest of the world, वो हमारा इसी गिग इकोनॉमी के वर्कर्स का है। और भारत के लिए ये चैलेंज थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारी जो लेबर फोर्स है, जो लोग मानते हैं करीब 45 करोड़ के आसपास है, उसका एक बहुत ही सब्सटैंशियल पोर्शन जो है वो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है।
तो उन लोगों तक सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट कैसे पहुंचे, ये एक चैलेंज है, भारत में भी है और डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है G20 में उनके लिए भी है। तो ये एक अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए कहना तो बहुत आसान है कि हम इनके लिए सोशल सिक्योरिटी लाएंगे, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा? बिल्कुल। आप देखिए पीएफ होता है या पेंशन होती है या ग्रेचुटी होती है, इस तरह की जो चीजें होती हैं जो मोटे तौर पे सोशल सिक्योरिटी के अंडर आती हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो वो जो एम्प्लॉयर होते हैं वो समझते हैं, लेकिन जब मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, गिग इकोनॉमी में काफी बढ़ रहा है, काफी तादाद में बढ़ रहा है, तो ये कैसे किया जाए, हु विल फंड इट? तो ये मुद्दा उठा है, उसका कोई सोल्यूशन जाहिर है इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन उसमें ये इशू एक बहुत आ रहा है कि किस तरह से उसको सस्टेनेबल फाइनेंसिंग करी जाए। तो ये मुझे लगता है अपने आप में बहुत जरूरी बात है, और अगर G20 के माध्यम से इस पर डिस्कशन हुआ है तो बहुत अच्छा है। कोई इसमें जाहिर सी बात है जादू नहीं हो सकता, उसमें टाइम लगेगा कोई सोल्यूशन वर्थवाइल निकलने में, लेकिन ये बात में जैन सर सच है कि जो हमारी सरकार है, खासकर इंडिया की बात की जाए, यहाँ की सरकार, हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स आती हैं EPFO की, उसमें हर साल हजारों की तादाद में नए मेंबर्स जोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे या फिर जो नए, ऐसे भी जो नए युवा हैं, वो लगातार सीधे उनकी एंट्री हो रही है अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में। एक तरह से सरकार की भी ये कोशिश है कि उन तक, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उन तक सोशल सिक्योरिटी का जो एम्बिट है वो उन तक भी पहुंचे, वो भी उस एम्बिट में आ सकें। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारा जो पीएफ के दायरे में जो लोग आते हैं उनमें उनकी तादाद में काफी इजाफा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सेक्टर हमारा इनफॉर्मल वर्कर्स का है, तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और मुझे लगता है जीएसटी का जो एक कदम था इस सरकार ने लिया था कुछ साल पहले, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। जीएसटी के जो रीजंस थे वो तो अलग थे, लेकिन इसका एक एलाइड बेनिफिट ये है कि जो मोटिवेशन लोगों को होता था कि इकोनॉमी का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पार्ट आप इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखिए, वो मोटिवेशन धीरे 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 खत्म हो रहा है, बिकॉज सभी प्लेयर्स उस टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, उस पूरी कैस्केडिंग जो होती है वैल्यू चेन टैक्स पेयर्स की, वो सब उसमें आते हैं। और तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी वो दिन दूर नहीं है कि इनफॉर्मल सेक्टर घटेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर घटेगा और फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ेगा, और वहां जैसे और ज्यादा लोग आते हैं उस सेक्टर में, तो जाहिर सी बात है वो सोशल सिक्योरिटी उसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा, जहां तक मुझे लगता है। डेवलपिंग कंट्रीज को, भारत जिसमें शामिल है, उसको कोशिश की भी जरूरत है कि किस तरह से ज्यादा इकोसिस्टम में इस तरह के इंसेंटिव, से मेरा मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, लेकिन इस तरह के मोटिवेशंस क्रिएट किए जाएं ताकि लोगों को इनफॉर्मल इकोनॉमी में रहने का लाभ ना हो और वो अपने आप को फॉर्मलाइज करें और ऑर्गेनाइज करें। इसमें जैन सर एक और मुद्दा आता है जो वुमेन वर्कफोर्स है उनका, क्योंकि अभी जो आंकड़े आए हैं लेबर 20 के इस प्रोग्राम से, उसमें यह है कि जितने भी फोर्सेस हमारी काम कर रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनमें 32% जो हिस्सेदारी वो महिलाओं की है। ऐसे में उनके लिए अभी की स्थिति क्या है, उनको सोशल सिक्योरिटी कैसे प्रदान की जाए, और उनका जो फ्यूचर है, क्योंकि जिन हालातों में वो काम कर रही हैं या करती हैं, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ में, उनका भी अपलिफ्टमेंट भी होना ज़रूरी है, उनके हेल्थ को लेकर, उनके तमाम चीज़ों को लेकर। तो इसको लेकर भी चर्चा हुई है पटना में, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि किस तरह से विमेन वर्कफोर्स के में स्किलिंग ज्यादा करी जाए, ज्यादा इंटेंसिटी से। मुझे लगता है इवन जो आदमियों में इंटेंसिटी होती है उससे ज्यादा इंटेंसिटी से स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग विमेन वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने जो 32% बताया, विच रफली करीब 1/3 लेबर फोर्स जो है वो विमेन कंप्राइज करती हैं, लेकिन भारत में थोड़ा सा जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, 29-30% है। मतलब इस पूरे एवरेज का भी थोड़ा सा हम लोग उसके लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि क्यों विमेन जो है वर्कफोर्स में और ज्यादा नहीं आ रही हैं और कैसे उनको और ज्यादा लाया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है।
और सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए महिलाओं पे फैमिली लुक आफ्टर करना, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे हम माने ना माने, लेकिन वो पुरुषों से ज्यादा होती हैं। वो मैटरनिटी पे जाती हैं। तो किस तरह से हमारा ये सिस्टम बने कि इस डाइवर्सिटी को हम एड्रेस करें, और ताकि उन्हें क्योंकि हमारे अभी आप देखिए टेक क्षेत्र में अगर आप देखिए तो ये जो बहुत बहुत हाई फीमेल पार्टिसिपेशन है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा हाई है, कुछ जगह तो 40% तक आई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये किस तरह से जैसे जैसे और समय बढ़ता जाता है, ये लोग वर्कफोर्स से निकलती जाती हैं, ताकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं, बच्चे होते हैं, उनके एजुकेशन, उनको लुक आफ्टर की बात होगी। तो किस तरह से हम कॉर्पोरेट्स को और बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह का ढांचा तैयार करें, चाहे वो क्रेचेस हों वर्कफोर्स में, चाहे हम उनको फोर्सफुली बहुत ही सीमलेसली इंटीग्रेट कर पाए जो मैटरनिटी के बाद आए। थोड़ा सा रोल्स भी जो दिए जाएं उसमें उसका ध्यान रहे, शायद उतना ट्रैवल इंटेंसिटी कम हो। हालांकि बहुत ज्यादा आज के जिस माहौल में हम रह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेन और वुमेन के लिए अलग रूल्स रखेंगे, लेकिन थोड़ी सी एम्पैथी अगर ज्यादा होगी तो मुझे लगता है कि बहुत से जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं महिलाएं भारत में वर्कफोर्स में आके, वो उससे जुड़ी रहेंगी अपनी शादी, बच्चों और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बावजूद। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उसी हिसाब से सरकारों को भी उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन्हीं विषयों पर जो लेबर 20 की मीटिंग हुई है पटना में, इन्हीं विषयों पर बहुत ही गहनता से, बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई है। जयंत सर, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी इस विषय के जो दूसरे पहलू हैं उस पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं पटना में जो संपन्न हुई है लेबर 20 मीटिंग, उसको लेकर उसमें क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जयंत कृष्णा जो कि एनएसटीसी के पूर्व सीईओ भी वो रह चुके हैं। जयंत सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। सर, जो दूसरा अहम मुद्दा था इस डिस्कशन में वो निकल के ये आया कि जो लेबर्स हैं और जब वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं कमाई करने के लिए, उस दौरान जो सोशल सिक्योरिटी के जो फंड्स हैं उनको भी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का उन्हें अधिकार मिले, सरकारों को भी और सरकारों के जरिए फिर उन लोगों तक भी मिले। इसको अगर सरल भाषा में ये समझा जाए कि जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं लेबर के तौर पर, लेबर फोर्स के तौर पर, उनके यहाँ जिस देश को वो छोड़ के गए हैं उनके यहाँ जो कानून है सोशल सिक्योरिटी के, उनका भी यूनिवर्सलाइजेशन हो, उसका भी वैश्वीकरण हो, ताकि जिस भी देश में वो जा रहा है वहाँ पे जिस देश से वो आया है वहाँ पे जो उनके लिए नीतियाँ बन रही थी उसका फ़ायदा वहाँ पे हो सके। क्या इसको ऐसे समझा जाए?
जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक मोटी सी बात बताऊं कि क्या होता है कि बहुत से लेबर फोर्स जो यहाँ से जाती है, जैसे हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में लेबर फोर्स बहुत जाती है, और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत सी लेबर फोर्स यूएस में, यूके में और यूरोप में और सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह की कंट्रीज जाती है। तो होता क्या है, ज्यादातर मुल्कों में रूल्स ये हैं कि आपको वहां पे काम, अगर आपका एम्प्लॉयर इंडिया में है और वहां पे आपको सोशल सिक्योरिटी सर्टेन ईयर्स रहने के बाद अवेलेबल होता है। तो ये यहाँ के जो लोग जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर फोर्स वहां बन के, तो वो एक मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल पैरिटी मिलनी चाहिए कि जो सोशल सिक्योरिटी की मैकेनिज्म और रूल्स और पॉलिसीज हैं वहां के नेटिव वर्कर्स के लिए, वही जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं उनके लिए भी वही होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा और ये डिसइंसेंटिव होगा कि लोगों को टेम्पररी या परमानेंटली माइग्रेट करने का। तो अब आप देखिए, बहुत से लोग मिडिल ईस्ट में जाते हैं यहाँ से, और बहुत छोटे जॉब रोल्स में यहाँ से जाते हैं, चाहे वो क्लीनर, ड्राइवर या फैसिलिटी वर्कर्स या इस तरह के उसमें जाते हैं, और उनको भला वहां पे उस मुल्क में पैसा ज्यादा मिलता हो भारत के मुकाबले, बट जब वो आते हैं तो उनके पास सोशल सिक्योरिटी का ज्यादातर लोगों के पास कुछ नहीं होता है। तो किस तरह से इसका यूनिवर्सलाइजेशन करा जाए, और अगर ये G20 के माध्यम से, L20 के माध्यम से अगर ये डिस्कशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ डिस्कशन ही ना रहे जाए, इसको कंक्लूसिव फ्रेमवर्क बनाया जाए। क्योंकि जहां अगर G20 में इस तरह का यूनिवर्सलाइज्ड सोशल सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता है और अडॉप्ट कर लेते हैं ये कंट्रीज, तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2/3 हिस्सा पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का कवर होगा, और अगर आप लेबर फोर्स और ज्यादा है, क्योंकि ये G20 के मुल्क हैं, ये 80% इकोनॉमिक थ्रूपुट का को काउंट फॉर करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अहम मुद्दा है, और मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है। जी। एक जैन सर, एक और जो बहुत ही हॉट इशू रहा वो ये रहा कि जिस तरह से हम सभी इससे दो चार हो रहे हैं कि जो AI का इंट्रोडक्शन हो रहा है, अब ऐसे में ऑटोमेशन है, AI है, क्योंकि फ्यूचर के ये सारी तकनीक हैं, और इस पूरी मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि आने वाले दिनों में जो लेबर फोर्सेस हमारी हैं उनका सामना AI से होने वाला है, उनका सामना ऑटोमेशन से होने वाला है। उसके लिए वो स्किल्ड हों, हम आज की डेट में कितने उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में फ्यूचर AI का है। ऐसे में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर फोर्सेस हैं वो किस तरह से अपने आप को कॉप अप करें उनके साथ, ताकि उनकी जो रोजी रोटी है, उनकी जो नौकरी है वो चलती रहे। मुझे लगता है भारत में कुछ शुरुआत तो जरूर हुई है कि सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नहीं, लेकिन जो इंडस्ट्री 4.0 की जो टेक्नोलॉजीज हैं, AI उसमें बहुत अहम है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एडेप्टिव एल्गोरिथम है, 3D प्रिंटिंग है, और बहुत सी इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं। उस पे हमें एक शुरुआत जरूर भारत ने करी है, लेकिन इस पे थोड़ा वॉर फुटिंग पे जाने की जरूरत है, युद्ध स्तर पे इसको लगाने की जरूरत है, इस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने की जरूरत है। और अगर आप देखिए, मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, अगर आप IITs और NITs में भी देखिए, तो अभी कुछ कंप्यूटर साइंस और इस तरह के डिसिप्लिन को छोड़ के बहुत कम पढ़ाई होती है। तो एक तो वो एंड हो गया स्पेक्ट्रम का। दूसरा एंड हुआ लेबर फोर्स, जो वर्कर्स के लेवल पे, तो वहां पे कुछ हमें कोर्स तैयार करने की, और बहुत ही जैसे मैंने कहा युद्ध स्तर पे बहुत ही स्पीड के साथ में वर्चुअली एट द स्पीड ऑफ थॉट हमें ये काम करना होगा। इसकी वजह ये क्योंकि इससे भारत की जो वर्कफोर्स है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होगी, और दूसरा भी इसका एक मुद्दा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें भारत से बाहर जाके जॉब मिले, जो भारत में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इतने मुल्कों से जो भारत में FDI आ रहा है, वो किस तरह से जब कोई भी बाहर इन्वेस्टर आता है तो सबसे बड़ी चीज वो ये देखता है कि हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। तो वो जब वो देखेगा कि इस कंट्री में चाइना जैसी ही स्किल्ड वर्कफोर्स, खासतौर से इंडस्ट्री 4.2 टेक्नोलॉजीज, आपने AI की बात करी, AI उसका बहुत बड़ा हिस्सा है,
उसमें अगर हम डेवलप करें तो हमारे मुल्क को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा। और हम जो पिछले कुछ सालों में देखा हमने, खासतौर से पैंडेमिक के बाद, कि पूरी दुनिया जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है उसको रीलोकेट करने की या पार्ट ऑफ इट को चाइना से दूर ले जाने की अलग मुल्कों में कर रही है, उसमें भारत बहुत अग्रणी स्थान पे उसका स्थान है। और अगर ये स्किल्स भी हम इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज की तैयार कर लेंगे तो मुझे लगता है हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जयंत सर, उसमें कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि एआई के आने के बाद से जॉब लॉसेस की संभावना एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो सेक्टर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे वो यही लेबर फोर्सेस, जो अनस्किल्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग रह रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। देखिए, मुझे लगता है कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो उससे कुछ जॉब जो ट्रेडिशनल जॉब्स होती हैं, ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में, उसमें एक गिरावट जरूर आती है। लेकिन कुछ जॉब पुरानी तरह की कम होती हैं तो नए टेक्नोलॉजीज की जॉब शुरू और बढ़ती भी हैं। तो हमें लगता है कि हम लकीर की फकीर की तरह से पढ़ाते जाएं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, आईटीआईज में, आईआईटीज में, पॉलिटेक्निक्स में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो काम या स्किल इंडिया मिशन में जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो बहुत जरूरी है कि हम इस तरह की नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, इन टेक्नोलॉजीज, जैसा आपने कहा, कुछ जॉब लॉस जरूर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जॉब लॉस को इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, कि सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉब्स रिड्यूस होती हैं और मेनी अदर टाइप्स ऑफ जॉब गेट क्रिएटेड। तो हमें उसके लिए तैयार होने की बहुत जरूरी बात है। मुझे लगता है स्किल्स में जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो हमें इंडस्ट्री 4.2 टेक्नोलॉजीज पे एक बिल्कुल एक मुहिम चलाने की जरूरत है भारत में, कि हम इस पे लोगों को स्किल करें, ताकि जॉब टेक्नोलॉजी जब जॉब रिप्लेस करे तो कम से कम वो हमारा प्रभाव पड़े, और जो नए जो रिप्लेस होंगी ट्रेडिशनल जॉब्स और न्यू जॉब्स जो क्रिएट होंगी, उसके लिए हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स हो। और जैसा कि मैंने पहली बात कही, ये तो रही भारत की बात, और जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा वो भी जितनी हम स्किलिंग करेंगे इन टेक्नोलॉजीज में, उतना ज्यादा इसका एक प्रभावकारी असर पड़ेगा भारत में। इसलिए जयंत सर, जो इस पूरे लेबर 20 में जो सबसे लास्ट का विषय रहा, जो 5वां टॉपिक था, वो यही था कि जो कौशल विकास है और इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनका रोल क्या हो जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है। मेरा सवाल ये कि ऐसे में उनकी स्किलिंग के लिए, अपस्किलिंग के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की बात हो या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी बात हो, ये किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट तो लगातार इस दिशा में काम कर रही है स्किल इंडिया के जरिए, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि चुनौतियाँ एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, इसको तैयार करने के लिए किस तरह का रोल वो प्ले कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया इस बारे में। मुझे लगता है कि भारत सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को, इंडस्ट्री को पार्टनर्स की तरह से इसमें आगे आना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार ने जैसे बहुत सी ऐसी योजनाएं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, कई मिनिस्ट्रीज की योजना है, दीनदयाल उपाध्याय योजना है, कई सारी माइनॉरिटीज की योजना है, कई सारे मिनिस्ट्रीज में अपने अपने स्किल्स की स्कीम चल रही है। फ्लैगशिप स्कीम ऑफ कोर्स उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। उन सब में हमें और काफी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, तादाद में हुई है, लेकिन उसमें गुणवत्ता उसकी और सुधारने की जरूरत है। और वो मुझे लगता है तब हो सकता है कि जब इंडस्ट्री के साथ रियल पार्टिसिपेशन हो और इंडस्ट्री सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एज पार्टनर्स इन प्रोग्रेस सामने आए। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, ऐसा नहीं है ट्रेनिंग हो नहीं रही है। इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास, जो स्पेशली ऑर्गेनाइज सेक्टर की इंडस्ट्री है, वो वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग कर रही है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अपने एम्प्लॉइज को तो बहुत अच्छी तरह ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन कम्युनिटी के लिए, एक देश के लिए वो उतना नहीं कर पाते। तो हमें इस तरह का एक इंसेंटिव्स का दायरा तैयार करना पड़ेगा कि वो जिस क्वालिटी की बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग जो अपने एम्प्लॉइज के लिए कर रहे हैं, वो कम्युनिटी एट लार्ज के लिए भी करें। और उसके लिए अगर मुझे लगता है सरकार को कुछ अनुदान देना पड़े उन्हें, तो उसमें भी पीछे नहीं चुकना चाहिए, क्योंकि रियल सेंस में ट्रेनिंग की क्वालिटी तभी आएगी जब इंडस्ट्री आगे बढ़कर अपना जिम्मेदारी अपनी निभाए।
चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या फिर प्राइवेट स्तर पर हो, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, चूंकि सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन प्राइवेट भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसको और भी इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चुनौतियां वो बहुत बिग है। उस हिसाब से हम अपने लेबर फोर्स को भी उसी हिसाब से ट्रेन करने की ज़रूरत है, तभी हम वर्ल्ड लेबर मार्केट में खुद को स्थापित कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। जयंत सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, दूसरी अहम खबरों की तरफ बढ़ेंगे। बेंगलुरु में G20 के तहत 2 दिवसीय 14वां युवा परामर्श कार्यक्रम यानी Y20 संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान निमहंस और केंद्रीय युवा कार्यक्रम मंत्रालय की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में G20 देशों के करीब 300 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य, भलाई और खेल विषय पर आयोजित 2 दिवसीय Y20 में पैनल चर्चा और विचार विमर्श के साथ संपन्न हुआ। सत्र के दौरान युवा नेता, नीति निर्माता, विशेषज्ञों ने संबंधित विभिन्न विषयों और अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। और पटना में श्रमिक संगठनों की L20 बैठक में शामिल होने आए प्रतिनिधियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेषों का अवलोकन किया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सदियों पुराने इस विश्वविद्यालय में शिक्षा की इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था कैसे थी। आप भी देखिए इन तस्वीरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।